दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र, जो कि यूपी पीसीएस के लिए, आरओ एआरओ और बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हो गया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। इससे पहले अन्य जो सब्जेक्ट के वीडियो हैं वो अपलोड हो गए हैं, उसको देख सकते हैं आप। जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं, अब समय भी कम बचा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या हैं। तो डायरेक्ट पूछता है कि धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ एवं जे एस मिल ने दिया था। ठीक है, तो धन संबंधी परिभाषा अगर पूछे किसने दिया है धन की परिभाषा, तो एडम स्मिथ और जे एस मिल ने दिया है। ठीक, अगला है दुर्लभता या सीमित संसाधन संबंधी परिभाषा, एल रॉबिन्स ने दिया है। ठीक, आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा जे के मेहता ने दिया है। और कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल, कैनन, पीगू आदि ने दिया है। और आधुनिक या विकास केंद्रित परिभाषाएं सैमुअल्स, बेनहम, फर्गूसन आदि ने दिया है। ठीक है, तो इसे पूछता है कि कल्याणकारी जो अर्थव्यवस्था संबंधी परिभाषा किसने दिया है, तो मार्शल का भी ऑप्शन हो सकता है, कैनन का भी, पीगू का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। अगला है अर्थव्यवस्था में अगर आरओआर में क्वेश्चन पूछता है तो बुक से क्वेश्चन पूछता है। यूपी पीसीएस और आरओआर में अगर पूछेगा तो एक आध क्वेश्चन जो होगा बुक से संबंधित होगा। तो पुस्तक है और उसका लेखक पूछता है कौन लिखा है, तो मिलान कराता है इसमें। तो दास कैपिटल किसने लिखा है, तो दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स ने लिखा है। द वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ की बुक है। और फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस किसने लिखा है, तो पॉल ए सैमुअल्सन ने लिखा है। ठीक है, तो तीन लोगों का याद रखिएगा। इसके अलावा नीचे भी अन्य बुक का नाम दिया हुआ है, उसको देखते हैं। अगला इसमें कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये किसने लिखा है, तो जी एम किन्स ने लिखा है। तो ये कुछ तुरंत मिलान कराता है, याद रखिएगा इसको। अगला है एन 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 एसे ऑन द नेचुरल एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, एन एसे ऑन द नेचुरल एंड सिग्निफिकेंस किसने लिखा है, तो एल रॉबिन्स ने लिखा है। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है इस तरह से है कि एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये पूरा इसका नाम है। ठीक है, इतना पूरा नाम है इसका बुक का कि एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस जो लिखा है वो एल रॉबिन्सन ने लिखा है। अगला हाउ टू पे फॉर द वार, हाउ टू पे फॉर द वार किसने लिखा है, तो जे एस किन्स ने लिखा है, जे एस किन्स ने लिखा है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक किसने लिखा है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा है। ठीक है, अगला टॉपिक है इसमें कि आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व क्या हैं। तो आर्थिक तत्व क्या होते हैं और अनार्थिक तत्व क्या हैं। तो आर्थिक तत्व में प्राकृतिक संसाधन आते हैं, श्रम शक्ति एवं जनसंख्या आती है, पूंजी निर्माण आता है, तकनीकी एवं तथा नवाचार आता है, और पूंजी उत्पादन अनुपात संगठन आता है। और वहीं पर अनार्थिक तत्व क्या होते हैं, तो सामाजिक घटक होता है, धार्मिक घटक होता है, राजनीतिक घटक होता है, अंतर्राष्ट्रीय घटक होता है और वैज्ञानिक घटक होता है। इसमें ये घटक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे घटक होते हैं इसमें, तो अनार्थिक होते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स वाला है, ये नॉन इकोनॉमिक्स से संबंधित है। ठीक है, अगला योजना है। अब पंचवर्षीय योजनाओं को देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन पूछता है। योजना है उसका उद्देश्य क्या था, वृद्धि दर का लक्ष्य क्या रखा गया था और वृद्धि प्राप्त कितना हुई थी, और अन्य विशेषताएं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में शरणार्थी पुनर्वास और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए इसमें इसका उद्देश्य रखा गया था कि जो शरणार्थी थे उनका पुनर्वास किया जाए, जो पाकिस्तान से आए हुए थे, और कृषि क्षेत्र में विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा का प्रारंभ और संतुलित विकास नीति पर ध्यान दिया जाए। उस समय जो था, जो पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 में आई थी, उसमें लक्ष्य रखा गया था विकास दर का 2.1 से हम अपना विकास करेंगे, मगर हमको वृद्धि दर 3.6 प्राप्त हुई। तो अपेक्षा से अधिक वृद्धि दर प्राप्त हो गई इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो पूछता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैरड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, सामुदायिक विकास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता यहाँ पे दी गई कि जो समुदाय का विकास हो, न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्ति, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार करना, इसका प्रथम लक्ष्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, अगला इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 के बीच आई थी। इसका उद्देश्य था कि आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास के साथ तीव्र औद्योगिकरण पर बल देना। तो इसमें पहले वाले में प्राथमिक क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस किया गया, दूसरे वाले में सेकेंडरी द्वितीय क्षेत्र पे फोकस किया गया, जिसमें भारी उद्योग शामिल है, आधारभूत संरचना, भारी उद्योग के विकास के साथ तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया जाए,
और राष्ट्रीय आय को 25% तक की वृद्धि, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन किया जाए। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक आ गया था। इसमें वृद्धि दर जो मिली थी 4.5% की मिली थी। सॉरी, लक्ष्य रखा गया था 4.5%, मगर वृद्धि दर जो हुई थी 4.27% की हुई थी। ठीक है, तो लक्ष्य से थोड़ा कम हुई थी। और ये जो मॉडल था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित था। इसमें क्या था कि राउरकेला, भिलाई, राउरकेला कहाँ पे, उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। इस्पात संयंत्रों की स्थापना इसी में हुई थी। ठीक है, तो बड़े बड़े उद्योग लगे थे इसमें। 3 उद्योग लगे थे, एक राउरकेला में, एक भिलाई में, एक दुर्गापुर में लगा था। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आई थी, तो 1961 से 66 के बीच में आई थी। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को, इसमें क्या उद्देश्य था, तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर, स्वतः स्फूर्त बनाने पर बल देना, कृषि पर पुनः सर्वाधिक बल दिया गया इसमें, और राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि जो है की जाए इसमें। इसका जो लक्ष्य रखा गया था कि 5.6% से हम ग्रोथ करेंगे, और 2.8% से हमने ग्रोथ किया। ठीक है, इसका कारण था आगे बताएंगे अभी। तो ये भी था, तो महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल जैसे जे सैंडी के डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल तथा सुखमय चक्रवर्ती के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था ये। और खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना इसका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, मगर ये विफल क्यों हो गया, क्यों 2.8 से ही वृद्धि दर कर पाया है, तो इसके कई कारण हैं। इसमें पहला जो कारण है कि विफलता का कारण जो हो गया कि भारत चीन युद्ध हो गया 1962 में। तो जब ये पंचवर्षीय योजना तृतीय वाली लागू हुई, तो 1 साल बाद ही भारत और चीन का युद्ध हो गया। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हो गया, और इसी समय जो है जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु भी हो गई, और तथा 1965 से 66 के बीच में सूखा अकाल पड़ गया काफी। तो ये कारण थे विफलता के। ठीक, अब जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, तो जो कि 1969 से 74 के बीच आई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसके पहले नोट में क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि 1966 से 69 के बीच में 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इस अवधि की को योजना अवकाश भी कहा जाता है। तो क्या हुआ था 1966 में जब हुआ, तो बीच में क्या हुआ कि जो युद्ध सब सारे हो गए, तो काफ़ी नुकसान हो गया देश को। तो पंचवर्षीय योजना के लिए उतना पैसा नहीं, फंड नहीं बच पाया। तो क्या हुआ कि 3 वार्षिक परियोजना बनाई गई 1966 से, फिर 67 में, फिर 68 में। ठीक है, तो ये तीन जो था एक वर्ष की योजना बनाई जाती थी, 1 वर्ष की योजना बनाई जा रही थी। ठीक है, तो योजना को 1 वर्ष के लिए बनाया, फिर उसका क्रियान्वयन किया, फिर उसको बंद किया, फिर नया योजना बनाया गया। तो इस तरीके से 3 साल तक चला था, एक साल का। इसी को योजना अवकाश कहते हैं, 3 वर्ष का योजना अवकाश था। ठीक, फिर से 1969 से लेकर 74 के बीच में फिर से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बनी। इसमें क्या था कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का लक्ष्य, आय एवं संपत्ति का समान वितरण, क्षेत्रीय असमानता को कमी करना, संतुलित विकास पर जोर देना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना तथा आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष बल देना, इसका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, और लक्ष्य इसका था कि डेवलपमेंट के साथ विकास दर कितनी होनी चाहिए, तो 5.7 का विकास दर का लक्ष्य रखा था, प्राप्ति हुई 3.3% की। ठीक है, तो प्राप्ति काफ़ी कम हो गई इसमें। तो इसमें अन्य जो बातें थी, इसमें गडगिल योजना तथा लियोतीफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, गडगिल योजना, इसमें गडगिल योजना और लियोतीफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। 14 बैंकों का इसी में राष्ट्रीयकरण किया गया। MRTP अधिनियम आया इसी में 1969 में, और बफर स्टॉक की धारणा लागू हो गई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो ये सब पंचवर्षीय योजना में और चतुर्थ वाली में। अब देखते हैं हम लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना क्या हुआ। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी 1974 से लेके 79 के बीच चली थी। ठीक है, तो 69 से लेके 74 तक तो चला था चौथी वाली। 5वीं वाली 74 से लेके 79 तक चली थी। इसमें क्या था कि निर्धनता उन्मूलन व आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना इसका लक्ष्य रखा गया, कि हम क्या करेंगे, निर्धनता उन्मूलन करेंगे, जो गरीबी हटाएंगे, वो आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करेंगे। और उसमें लक्ष्य रखा गया विकास दर का 4.4%, प्राप्ति हमको 4.8% की हुई, तो थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया हमको। तो इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया इसमें, और काम के बदले अनाज जो है 1977 में प्रारंभ हुआ। 1977 में काम के बदले अनाज प्राप्त कार्यक्रम चालू हुआ, और निर्धनता उन्मूलन व आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए इसमें विशेष जोर दिया गया। ठीक है, ठीक, तो नोट इसमें क्या है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले अर्थात 1978 में ही समाप्त कर दिया गया, क्योंकि सरकार बदल गई थी यहाँ पे। ठीक है, सरकार बदल गई थी, इस वजह से
इसको 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था, मगर पूछता है कभी कभी कि गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। और काम के बदले अनाज कब प्रारंभ हुआ था, तो 1977 में प्राप्त हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय। ठीक है। अगली पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो लक्ष्य था, आधुनिकरण, उद्देश्य इसका था आधुनिकरण, अर्थव्यवस्था के विस्तार द्वारा गरीबी निवारण पर प्रत्यक्ष आक्रमण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय में वृद्धि करना। लक्ष्य था इसका ग्रोथ रेट का 5.2 और प्राप्त हुआ 5.7% का। ठीक है। तो यह आगत निर्गत मॉडल पर, इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित था। गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया। ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन के संबंध में अनेक योजनाओं, कार्यक्रम तथा IRDP, NREP, ट्राइसेम, DWARCR, RLEGP आदि लागू हुई। छठी पंचवर्षीय योजना, छठी योजना को 15 वर्ष की दीर्घावधि को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस कारण से इसे पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी कहा जाता है। इसको पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी कहा जाता है। इस योजना में पहली बार अर्थव्यवस्था के आधुनिकरण के लक्ष्य को शामिल किया गया था इसमें। ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण योजना थी इस समय, जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, और इसमें भी कुछ कांड हो गया। छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार लागू की गई। पहली बार जनता पार्टी द्वारा, सरकार द्वारा 1978 से 83 के बीच में के लिए, जबकि दूसरी बार कांग्रेस सरकार ने 1980 से 1985 के लिए लागू किया गया। तो वर्ष 1978 से 83 की योजना को अनवरत योजना का नाम दिया गया था। और अनवरत योजना का श्रेय जो है गुन्नार मिर्डल को जाता है, गुन्नार मिर्डल। ठीक है। तो अनवरत योजना पूछता है, तो 1978 से लेके 83 तक चला था अनवरत योजना। ठीक है। तो याद रखिएगा अनवरत योजना क्या है। अनवरत तो योजना है 1978 से 73 तक चली थी, सॉरी 1978 से 83 तक चली थी अनवरत योजना। इसका जो अनवरत योजना का श्रेय जाता है गुन्नार मिर्डल को। ठीक है। अगला इसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो 1985 से 90 के बीच चली थी। उद्देश्य था आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय। ठीक है। 5% का लक्ष्य रखा था विकास दर का, 6% विकास हुआ, तो काफी थोड़ा विकास ज्यादा हुआ। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तो इन वार्षिक योजनाओं को याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1990 से लेके 31 मार्च 1992 तक 2 वार्षिक योजना चलाई गई। ठीक है। तो दीर्घकालिक विकास विधि एवं उदारीकरण मॉडल, इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना इसमें प्रारंभ की गई। ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर ज्यादा इसमें बल दिया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। तो ये दो वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। कब कब, तो 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक चलाई गई थी। ठीक है। अगला है 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, तो मानव संसाधन विकास, शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार सृजित करना और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, पेयजल तथा स्वास्थ्य का सार्वभौमिकरण करना था। 1992 से 97 तक चली थी। ग्रोथ रेट 5.6 रखा गया था, मगर प्राप्ति हो गई हमको 6.8 की। ठीक है। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है ये। तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, 15 से 35 वर्ष आयु समूह की निरक्षरता का उन्मूलन। अगर 15 से 35 वर्ष का कोई व्यक्ति है तो वो जो है अनपढ़ न रहे। ठीक है। इसके लिए इसमें लक्ष्य रखा गया था। फिर आई 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। इसमें सामाजिक न्याय, समता के साथ आर्थिक विकास इसमें उद्देश्य था इसका। 6.5 लक्ष्य था, मगर 5.4 ही लक्ष्य प्राप्त कर पाई। इस योजना में 7 बुनियादी न्यूनतम सेवाएं, जिनमें सभी प्रकार की प्राथमिक शिक्षा, बेघरों के लिए घर, बच्चों के लिए पोषक आहार, सभी गांवों तथा बस्तियों के सड़क बनाना, गरीब के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाना आदि पर बल दिया गया। और राजकोषीय समेकन की नीति लागू की गई। और 9वीं योजना से सर्वाधिक क्षेत्र पर बल देने की, सार्वजनिक क्षेत्र पर बल देने की प्रवृत्ति में कमी आई। और निर्देशात्मक योजना, इंडिकेटिव प्लानिंग की शुरुआत हो गई 1997 से 2000 के बीच में, 2002 के बीच में। ठीक है। तो इसका ग्रोथ रेट कम हो गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब थी, 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो विगत वर्षों की प्राप्त उपलब्धियों के अनुच्छूण 8.0% का लक्ष्य रखा गया, मगर प्राप्ति हुई 7.6% की। तो इसमें अनुच्छूण बनाए रखते हुए, इसमें विगत वर्षों के प्राप्त उपलब्धियों को अनुच्छूण बनाए रखते हुए इन्हीं पर आगे विकास करना, विगत वर्षों के अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के विकास में आई बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करना इसका लक्ष्य था। ठीक है। मगर जो ग्रोथ रेट 8 माना था, मगर आया 7.6। ठीक है।
दसवीं योजना में त्रिमुखी कार्य नीति अपनाई गई। पहला, योजना में कृषि को महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि इस क्षेत्र में लाभ को व्यापक रूप से फैलाने की शक्ति सर्वाधिक है। दूसरा था कि उन क्षेत्रों का तीव्र विकास सुनिश्चित किया गया जो लाभप्रद रोजगार के अवसरों को सृजन करने वाले थे। ठीक है, तो उन क्षेत्रों का ज़्यादा विकास किया गया। और तीसरा था इसमें कि ऐसे लक्षित समूह को जो सामान्य समृद्धि प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हो सके के संबंध में पूरक कार्यक्रमों को प्रबल दिया गया इसमें। तो इस तरह का कार्य इसमें किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? 2007 से 2012 में चला था। तो तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास करना, जिसमें विकास की धारा के साथ सबको जोड़ा जा सके और आर्थिक विकास का लाभ सभी को वितरित किया जा सके, ये लक्ष्य था इसका। 9.0% इसका ग्रोथ रेट रखा गया था, मगर प्राप्त हुआ 8.0 का। ठीक है, तो 11वीं योजना में गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों के विकास, अधोसंरचना और पर्यावरण से संबंधित कार्य संपादन के प्रदर्शन के आकलन हेतु 26 सूचक बनाए गए इसमें। ठीक है, इसके अलावा आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना पे। 11वीं देख रहे थे, 12वीं 2012 से 2017 के बीच में आई थी, मगर 2014 में सरकार बदल गई। तो इसका जो उद्देश्य था, शीर्षक तीव्रतर आर्थिक समावेशी एवं धारणीय विकास इसका लक्ष्य था। 8.0% इसका लक्ष्य रखा गया था, प्राप्त हुआ 7.5%। लक्ष्य था अर्थव्यवस्था की विकास दर को तीव्र करके साथ ही सुनिश्चित करना कि विकास प्रक्रियाएं समावेशी एवं धारणीय हों, और पर्यावरण पर फोकस किया गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 25 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण निम्नवत हैं। जीडीपी को 8% तक वास्तविक दर से बढ़ाना, 4% की दर से कृषि की समृद्धि करना, 10% की दर से विनिर्माण को बढ़ाना, प्रति व्यक्ति उपभोग गरीबी में 10% की वृद्धि में कमी लाना। योजना के दौरान गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए कार्यों का अवसर सृजन करना इसका लक्ष्य रखा गया था। तो इसमें कहा गया, नोट इसमें दिया गया कि पहली 3 योजनाओं के लक्ष्य राष्ट्रीय आय के संवर्धन में निर्धारित किए गए। चौथी योजना लक्ष्य घरेलू उत्पाद में संवर्धन था। इसके बाद की सभी योजनाओं में सकल घरेलू जीडीपी के संदर्भ में था। ठीक है, तो ये पूरा था 12 पंचवर्षीय योजना। अगला टॉपिक इसमें कि भारत में गरीबी निर्धारण के प्रमुख प्रयास कैसे कैसे हुए थे। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में पहली बार गरीबी मापन की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, भारत में गरीबी के माप से संबंधित प्रमुख अर्थशास्त्री कौन कौन रहे हैं? तो सबसे पहला बी एम दांडेकर, एन रथ, बी एस मिन्हास, पी डी ओझा, प्रणव वर्धन, ए पी गुप्ता, सुरेश तेंदुलकर, सी रंगराजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों ने ऐसे अर्थशास्त्री थे जो भारत में गरीबी माप से संबंधित थे। तो इनको पूछ सकता है एग्जामों में। तो बी एम दांडेकर, एन रथ, बी एस मिन्हास, पी डी ओझा, प्रणव वर्धन, एस पी गुप्ता, सुरेश तेंदुलकर, सी रंगराजन, इनको आप देख सकते हैं। अगला, भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला जो आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा 1962 में किया गया था। वर्ष 1977 में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने 1973-74 के आधार पर वर्ष मानते हुए पहली बार प्रतिदिन न्यूनतम भोजन ऊर्जा के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया था। तो देखिए 2020 में इसको क्वेश्चन पीसीएस में पूछा है। तो पूछ रहा होगा 1977 में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल 1973-74 के किस वर्ष के आधार पर, किस वर्ष को आधार मानते हुए पहली बार प्रतिदिन न्यूनतम भोजन ऊर्जा के आधार पर गरीबी निर्धारण किया? तो 1973 और 74 को आधार वर्ष मानते हुए, ठीक है, पहली बार न्यूनतम भोजन ऊर्जा आधार पर गरीबी का निर्धारण किया था। ठीक है, ये बात है। अगला है इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का वह व्यक्ति जो प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है, वह गरीब है। यूपी लोअर पीसीएस में 2008 में, एमपीपी 2006 में इसको पूछा था कि कौन गरीब है, किसके अनुसार? तो जो कार्यबल गठन किया गया था योजना आयोग के आधार पे, जो उसका 73-74 आधार वर्ष था, ठीक है, वो क्या बताया था? तो वो यही बताया था कि इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति को जो प्रतिदिन 2400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्र में वह व्यक्ति जो 2100 किलो कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है, वो क्या है? गरीब है भारत में। योजना आयोग द्वारा देश में गरीबी मापन हेतु 1989 में प्रोफेसर डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत की। तो लकड़ावाला भी इससे संबंधित है, तो गरीबी रेखा के निर्धारण से लिए, तो गरीबी की माप के लिए 1989 में लकड़ावाला की अध्यक्षता में बनाई गई थी। इस समिति ने कहा कि प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का सुझाव दिया। इसने लकड़ावाला समिति के सुझाव पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांक अपनाए जाने लगे। ठीक है, लकड़ावाला समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर तथा शहरी क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को निर्धारित किया। ठीक है, तो लकड़ा वाला ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर तथा शहरी क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक निर्धारित किया गया। तो शहरी लेबर को अलग से और ग्रामीण लेबर जो था कृषि एग्रीकल्चर था उसके लिए अलग निर्धारित किया गया। आगे चल के योजना आयोग ने भारत में गरीबी आकलन के लिए 2005 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट को 2009 में सौंपा था। ठीक है, कई बार पूछा है इसको। तो 2009 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। तो तेंदुलकर समिति ने खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर पारिवारिक व्यय को गरीबी मापन का आधार माना। इस समिति ने गरीबी मापन की विधि में यूआरपी, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, जिसके अंतर्गत 30 दिन की यथादास्त अवधि, रिकॉल पीरियड के भीतर के उपभोग व्यय को लिया जाता था। ठीक है, लिया जाता था के स्थान पर एमआरपी, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को अपनाया। ठीक है, तो इसको रियल रिकॉल पीरियड जो था, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, इसको नहीं लिया इसने लिया था एमआरपी, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को अपनाया इसने। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, पूछता है कभी कभी कि मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड किसने अपनाया था, तो सुरेश तेंदुलकर ने अपनाया था गरीबी मापन के लिए। तो ध्यातव्य है कि एमआरपी के तहत 5 मदों कपड़े, जूता, चप्पल, शिक्षा, टिकाऊ वस्तुओं और संस्थागत स्वास्थ्य व्यवस्था को 365 दिनों की यथावत अवधि के लिए, जबकि शेष मदों को 30 दिन की याददाश्त अवधि के लिए उपभोग व्यय के आंकड़े लिए जाते थे इसमें। ठीक है, तो याददाश्त अवधि के लिए। ठीक है, तो इसमें लिए जाते थे। मगर जैसे कपड़े, जूता, चप्पल, शिक्षा, टिकाऊ वस्तुएं, उनको 301 माना कि 1 साल चलेगा। कोई चप्पल लिया आपने, कपड़ा लिया, तो वो मानते सब 1 साल तक चला। शिक्षा में जिसने एक बार अपने पैसा दे दिया तो 1 साल तक वो चला, और टिकाऊ वस्तुएं 1 साल तक चलेगी। तो 365 दिन उसको लिया गया, और बाकी जितनी वस्तुएं जुड़ी हुई थी एक व्यक्ति से, उसको 30 दिन का लिया गया। ठीक है, अगला है कि इस विधि के प्रयोग द्वारा 2011 में भारत में 21.9% आबादी गरीबी रेखा के नीचे पाई गई। तो 2011-12 में पाया गया कि 21.9% जो आबादी है वो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% और शहरी क्षेत्रों में 13.7% आबादी गरीबी रेखा के नीचे पाई गई। तो वर्ष 2012 में योजना आयोग ने गरीबी निर्धारण के लिए सी रंगराजन की अध्यक्षता में समिति गठन किया। इस समिति ने 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में कहा कि 972 रुपये प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो उसी रंगराजन ने कहा कि 972 रुपये अगर गांव में और 1407 रुपये अगर शहर में, अगर पर व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय से अगर कम, कोई मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, वो गांव में अगर रहता है, तो अगर 972 रुपये से कम पैसा खर्चा करता है एक महीने में, तो वो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला आदमी है। उस तरह से बी जो है शहर में रहता है और 1405 रुपये अगर एक महीने में खर्चा करता है, तो वो भी बीपीएल है। ठीक है, 1407 रुपये से अगर कम कोई खर्चा करता है तो बीपीएल में आएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन में आएगा। ठीक है, तो ये कहा था इन्होंने। अगला है कि गरीबी, भारत में गरीबी 2011-12 तेंदुलकर प्रविधि एवं राजन प्रविधि की तुलनात्मक स्थिति को अगर देखें हम, अगर तो कैसे देखेंगे, तो संकेत था तेंदुलकर क्या कहे थे और रंगराजन ने क्या बोला था उसके बारे में बताना। तो भारत में गरीबी में परसेंटेज, तो सकल गरीबी में कितनी थी, 21.9%। रंगराजन ने कहा कि नहीं, 29.5% है गरीबी भारत में। ग्रामीण गरीबी इन्होंने 25.7% माना, सी रंगराजन ने 30% माना। शहरी में 13% माने थे, वो 26% माना। भारत में गरीबों की संख्या लाख में कितनी थी, सकल में इतनी थी, कई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 26,907 लाख जो लोग हैं वो गरीब हैं। इसमें था 29.9, ग्रामीण में इतना था, और इसमें भी ज़्यादा था ग्रामीण में, सी रंगराजन ने अधिक माना था। ठीक है, ग्रामीण में 66.6 और 26,052 माना। भारत में गरीब की संख्या लाख में इतनी थी। शहर में 531.2 और 10.247 था। ठीक है, तो भारत में गरीबी रेखा रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह कितनी थी, तो तेंदुलकर ने माना था 816 रुपये गाँव वालों के लिए, और ग्रामीण में इन्होंने 972 रुपये माना था। रंगराजन ने 972 माना, रंगराजन ने, और तेंदुलकर ने
816 माना था, शहरों में 1000 माना था, इन्होंने 1447 रुपये माना था। ठीक है। तो भारत में गरीबी रेखा रुपए प्रति व्यक्ति दिन कितना थी? तो प्रतिदिन प्रतिदिन वो अगर पूछे आपसे तो ग्रामीण में तेंदुलकर ने माना था कि 27.2 रुपये खत्म कर रहा है। 27.2 पैसा अगर खत्म कर रहा है, इतना रुपया खत्म कर रहा है वो, तो गरीब नहीं है। ऐसे ज़्यादा खत्म करता है वो गरीब नहीं है, इसे कम खर्चा कर रहा है। अगर 27 रुपये कोई खर्चा कर रहा है तो वो गरीब है, बीपीएल है। और रंगराजन ने कहा इसको 32.40 रुपये माना था। शहरी में इसको 33 रुपये 33 पैसा माने थे तेंदुलकर जी, और रंगराजन ने इसको 46.9 यूरो माना था। कितने रुपए से अगर कोई कम पैसा खर्चा कर रहा है एक दिन में तो वो गरीब है भारत शहर में। ठीक है। तो अगला टॉपिक है इसमें कि गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं। तो कौन कौन सी योजनाएं चली थी? तो यूपी पीसीएस आरओ में ये मिलान कराता है। ठीक है। योजना है और प्रारंभ वर्ष दिया हुआ है। ठीक है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो योजना आई थी 2006 में आई थी। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में आया था। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में आई थी। जन श्री बीमा योजना 2000 में आई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में आई थी। अन्नपूर्णा योजना 2000 में आई थी। 2000 में 4-5 योजनाएं आई थी। अंत्योदय, जनश्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अन्नपूर्णा योजना। ठीक है। अगली योजना है जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना। ये काफी महत्वपूर्ण 1999 में आई थी। पूछता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आई थी। इसको बार बार पूछता है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में आई थी। पहले 1997 में शहरी में आ गई थी, फिर उसके बाद ग्रामीण में इसको लागू किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997। रोजगार आश्वासन योजना 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आई थी? तो 1993 में आई थी। इंदिरा आवास योजना पूछता है तो 1985 में इंदिरा आवास योजना आई थी। अगला इसमें जवाहर रोजगार योजना 1989 में आई थी। जवाहर रोजगार योजना द्वारका जिसको DWCRA कहते हैं 1982 में आया था। ट्राइसेम जो है 1979 में आया था। ट्राइसेम कई बार पूछा है हमने, योजना जब देख रहे थे योजना पंचवर्षीय योजना उसमें भी देखा था ट्राइसेम 1979 में आए थे। अगला टॉपिक है केंद्रीय योजना और परियोजना कब लागू हुई थी, लागू होने की तिथि पूछता है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को लागू हुई। कुसुम योजना 8 मार्च 2019 को लागू हुई। निर्वाचन बांड योजना 2 जनवरी 2018 को ये लागू हुआ था। ठीक है। इसके अलावा जो है देखेंगे जलमार्ग विकास योजना 3 जनवरी 2018 को। राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है 8 मार्च 2018 को। प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना जो थी 1 जनवरी 2017 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 8 जनवरी 2017 को। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017 को। दरवाजा बंद अभियान 30 मई 2017 को। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, ये मातृ बंधन था, ये वय वंदन योजना है, 21 जुलाई 2017 को लागू हुई। स्टार्टअप इंडिया पूछता है बार बार 16 जनवरी 2016 को। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस या ई नाम जिसको कहते हैं 14 अप्रैल 2016 को लागू हुआ। अगला इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 9 अगस्त 2016 को। प्रधानमंत्री युवा योजना 9 नवंबर 2016 को। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। ये सब लागू हुआ था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो थी 2017 में यूपीएससी में पूछा था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को लागू हुई थी। ठीक है। तो इसे मिलान कराता है तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कृषि उपज के अधिकतम उत्पादन वाले राज्यों में वर्ष 2023-24 के आंकड़े हैं ये। तो कौन क्या उत्पादन कर रहा है? तो फसल है और अखिल भारतीय उत्पादन है। राज्य है, हिस्सेदारी है। ठीक है। तो चावल जो है तेलंगाना सर्वाधिक उत्पादन किया इस बार, हिस्सेदारी 12.21% है चावल की। तो सर्वाधिक चावल उत्पादन किसने किया है? तो तेलंगाना ने किया है 12.24%। पूरा अखिल भारतीय उत्पादन में हिस्सेदारी है इसकी। गेहूं उत्तर प्रदेश 31.19% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है गेहूं का। मक्का का कर्नाटक है 15%। मोटे अनाज राजस्थान है 14.21%। दालें हैं एमपी अकेले 24.64% उत्पादन करता है। कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है 18.14%। मूंगफली गुजरात करता है आधा पर लगभग 45.62% के हिसाब से। जो मूंगफली का उत्पादन गुजरात सर्वाधिक करता है। रैपिड सीड व सरसों का राजस्थान उत्पादन करता है 43.43%। सोयाबीन का एमपी करता है 41.89%। सूरजमुखी का कर्नाटक करता है 41.97%। कुल तिलहन का राजस्थान करता है 23.61%। गन्ना उत्तर प्रदेश अकेले 47.67% उत्पादन करता है पूरे भारत का।
कपास का उत्पादन गुजरात करता है 27.85% का। जूट और मेस्ता का है पश्चिम बंगाल करता है 81.15%। ये आर्थिक समीक्षा 2024-25 के आंकड़े के हिसाब से है। तो जूट और मेस्ता का है पश्चिम बंगाल 81.15%। अगला इसमें कि भारत में जोतों का वितरण कृषि संगम 2015-16 में ये निकल के आया था। क्या आंकड़ा है इसमें? तो सीमांत जोत जो है 0 से 1% हेक्टेयर जिसके पास खेत है उसको सीमांत जोत कहते हैं, 0 से 1 हेक्टेयर के बीच में। तो 68.45 जो परसेंट जनता है उसके वो सीमांत जोत रखी हुई है। लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जो 17% लोग इसको रखे हुए हैं। मध्य जोत 2 से 10 हेक्टेयर का है 13.35 है। और बृहद जो है 10 हेक्टेयर से अधिक है, कितना है 0.57%। तो ये लोग नहीं है, याद रखिएगा, हम लोग बोल दिए हैं, ये जमीन है। तो हमारे यहाँ सीमांत जो जोत है वो 68.47% है। लघु जोत है 17.62%। मध्य जोत है 13.35% और बृहद जोत है 0.57%, जिसमें 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन आती है। 11 अप्रैल 2025 तक नीति दरें क्या थी वर्तमान में? तो रेपो रेट जो है 6% के आसपास, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक दर है 6.25% और एमएसएफ है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है 6.25% है। आरक्षित दरें क्या हैं? तो सीआरआर जो है 4% है, एसएलआर 18% है। ठीक है, ये सब मामला दिया हुआ है। मुद्रा पूर्ति के बारे में, तो मुद्रा पूर्ति M1 जो है चलन में नगद, बैंकों की निवल मांग जमाएं और आरबीआई के पास अन्य जमाएं C+DD+OD। ये क्या है? ये M1 है। M2 क्या है? M1 प्लस डाकघर में जमा है, तो ये M1 का पूरा ये वाला मामला, और प्लस डाकघर में जो जमा होता है वो। M3 है M1 प्लस बैंक की समयावधि, तो इसमें डाकघर नहीं शामिल है। तो M1 है प्लस बैंकों के पास जो टाइम डिपॉजिट है, इसमें TD है, जो जिसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, वो समय अवधि जो जमा है उसको हम M3 कहते हैं। M4 क्या है? तो M3 ये वाला पूरा प्लस डाकघर की जमाएं और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर इसमें जो डाकघर की जमाएं हैं उसमें राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र नहीं शामिल है। तो M4 में M3 प्लस डाकघर की जमाएं शामिल है। ठीक है, ये है मुद्रा। तो मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन का विविध वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है? डायरेक्ट पूछता है कि अगर महंगाई है, अब मुद्रा संकुचन है, महंगाई है या फिर मुद्रा में गिरावट आई है, तो किन किन वर्गों पे क्या क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो वर्ग दिया है, मुद्रास्फीति का प्रभाव दिया है, या मुद्रा अवमूल्यन या मुद्रा संकुचन का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो उपभोक्ता जो होता है उसको मुद्रास्फीति में हानि होती है और मुद्रा संकुचन में उपभोक्ता को लाभ होता है। जो ऋणी होता है वो मुद्रास्फीति, जो ऋणी होता है उसको मुद्रास्फीति में जो का प्रभाव जो होता है उसको लाभ पहुंचाता है और मुद्रा संकुचन में उसको हानि होती है। जो ऋणदाता होता है, मतलब कि ऋणी जो ऋण लिया है किसी से, बैंक से आपने उधार लिया है तो आप लाभान्वित तो रहेंगे, बैंक वहाँ पे नुकसान होगा। ऋणदाता है जिसे उसको हानि होती है मुद्रास्फीति में और मुद्रा संकुचन में लाभ होता है। स्थिर आय वर्ग वाला, जिसकी आय स्थिर है, उसको जो हानि होती है महंगाई में और मुद्रा संकुचन में उसको लाभ होता है। परिवर्तनशील आय वाला जो है, जिसकी आय बदलती रहती है, उसका मुद्रास्फीति का प्रभाव में उसको लाभ होता है और मुद्रा संकुचन का प्रभाव में उसको हानि होती है। जो सार्वजनिक बचत वाला है, तो सार्वजनिक बचत में मुद्रास्फीति में कमी आती है क्योंकि अधिक से अधिक जो पैसा है वो लोग खर्चा करने में बिता देते हैं, खत्म कर देते हैं। मुद्रा संकुचन में वृद्धि होती है। ठीक है, सार्वजनिक व्यय में क्या होता है? वृद्धि होती है मुद्रास्फीति में और कमी आती है मुद्रा संकुचन में। आयात में क्या होगा? वृद्धि होगी मुद्रास्फीति में और निर्यात में कमी आती है, सॉरी, मुद्रा संकुचन में कमी आती है। तो आयात क्या होगा? आयात में वृद्धि होती है और मुद्रा संकुचन में कमी आती है। कब वृद्धि होगी आयात में? तो महंगाई के समय। निर्यात में महंगाई के समय कमी आती है और मुद्रा संकुचन के समय वृद्धि होती है। रोजगार में महंगाई के समय वृद्धि होती है और मुद्रा संकुचन के समय कमी आती है। बैंकिंग तथा बीमा कंपनियों का विकास होता है महंगाई में और पतन होता है मुद्रा संकुचन में। ठीक है, करारोपण में वृद्धि होती है कब? जब महंगाई होती है तो करारोपण में वृद्धि होती है और मुद्रा संकुचन में करारोपण में कमी आती है। उत्पादन व्यापारी किसान में लाभ होता है उनको मुद्रास्फीति में और हानि होती है मुद्रा संकुचन में। पेंशन भोगी को हानि होती है, लगभग ये फिक्स इनकम है, पेंशन जो होती है फिक्स इनकम है, तो उसको हानि होती है महंगाई में, लाभ होता है मुद्रा संकुचन में। अगला इसमें विश्व के प्रमुख शेयर बाजारों के सूचकांक कौन कौन से हैं? तो स्टॉक एक्सचेंज है और शेयर सूचकांक है। तो कोरिया का कोस्पी कहते हैं, कोरिया का जो सूचकांक है एक्सचेंज, कोरिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको कोस्पी कहा जाता है। चीन को SSE कहते हैं, SSE कहते हैं। टोक्यो को निक्कई कहते हैं, टोक्यो के। ताइवान को टाइक्स कहते हैं। थाईलैंड को सेट कहते हैं। जर्मनी के शेयर सूचकांक को मिड डेक्स कहते हैं।
और ब्राजील को बोविस्पा कहते हैं। यूएसए का जो है, यूएसए वाले को, उसको क्या कहते हैं, नासडाक कहते हैं। सिंगापुर वाले को सीमेक्स स्ट्रेट्स टाइम्स कहते हैं। मेक्सिको को बोल्सा कहते हैं। इंग्लैंड को FTSE 100 कहते हैं। और हांगकांग को हैंग सेंग कहते हैं। ये क्या थे, ये शेयर सूचकांक थे अनेक देशों के, तो इसका भी मिलान करा था। तो सिंगापुर को सीमेक्स कहते हैं, मेक्सिको को बोल्सा कहते हैं। इंग्लैंड का पूछेगा तो FTSE 100 है, और हांगकांग का हैंग सेंग है। अगला कि प्रमुख फसलों उत्पादन में शीर्ष 3 राज्यों को देखना है, कौन से 3 राज्य किस उत्पादन में शामिल हैं। ठीक है, तो प्रमुख फसल में हम देखेंगे चावल में। तो इससे पहले हम देखा था, मगर सिंगल सिंगल देखा था। तो प्रथम पे तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश द्वितीय, तृतीय पे पश्चिम बंगाल चला गया है चावल उत्पादन में। गेहूं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे, पंजाब नंबर 3 पे चला गया है। मक्का में कर्नाटक नंबर 1 पे, बिहार नंबर 2 पे है, मध्य प्रदेश नंबर 3 पे है। मोटा अनाज में जो है वो राजस्थान नंबर 1 पे है, कर्नाटक नंबर 2 पे है, मध्य प्रदेश नंबर 3 पे है। चना में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, राजस्थान नंबर 3 पे। दालें हैं मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, राजस्थान नंबर 3 पे। खाद्यान्न फसल में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे, और पंजाब नंबर 3 पे है। मूंगफली पे गुजरात नंबर 1 पे है, राजस्थान नंबर 2 पे है, और मध्य प्रदेश नंबर 3 पे है। सोयाबीन में मध्य प्रदेश नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2, राजस्थान नंबर 3। सूरजमुखी में कर्नाटक नंबर 1 पे है, हरियाणा नंबर 2 पे है, उड़ीसा नंबर 3 पे है। गन्ना शुगरकेन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, कर्नाटक नंबर 3 पे। कपास में गुजरात नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, तेलंगाना नंबर 3 पे है। जूट और मेस्ता में पंजाब नंबर 1 पे, बिहार नंबर 2 पे, असम नंबर 3 पे है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। अगला, केंद्र और राज्य सरकार के कर जो है कौन कौन से हैं। तो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर में व्यक्तिगत कर आता है, संपत्ति कर है, उपहार कर है, पूंजी लाभ कर है, व्यय कर है, निगम कर है, स्टेट कर है, या आस्ति कर, या घर कर होता है, या जमीन कर होता है, उसको कहते हैं। जो संपत्ति होती है उस पर कर लगता है। ब्याज कर है, लाभांश कर है, और प्रतिभूति सम व्यवहार कर है। सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स लगता है, इसको सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स कहते हैं। ये है आपका केंद्र सरकार का। राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर में क्या आता है, तो रोजगार पर कर लगता है, व्यवसाय पर कर लगता है, कृषि आय पर कर लगता है, भू राजस्व पर कर लगता है, गैर शहरी अंचल संपत्ति पर कर लगेगा, होटल प्राप्तियों पर कर लगता है, और पथ कर लगता है। ये डायरेक्ट टैक्स है। अब इसमें जो है केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं और राज्य सरकार के कौन कौन से हैं। तो केंद्र सरकार के केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक है, केंद्रीय बिक्री कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, और GST, ये जो है 5 जो हैं इनडायरेक्ट टैक्स हैं केंद्र सरकार के। केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, एक्साइज ड्यूटी है, केंद्रीय बिक्री कर है, और सीमा शुल्क कस्टम है, सेवा कर है, और सर्विस टैक्स, और GST है। ठीक है, राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, तो बिक्री कर या व्यापार कर, वाहन पर कर लगता है, विज्ञापन पर कर लगता है, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क लगता है, राज्य उत्पादन शुल्क लगता है, शिक्षा उपकर लगता है, प्रवेश कर लगता है, और डीजल पेट्रोल बिक्री कर लगता है। ठीक है, ये जो है कौन से कर हैं, तो इनडायरेक्ट हैं किसके, तो ये राज्य सरकारों के हैं। ये 8 राज्य सरकारों के इनडायरेक्ट टैक्स हैं। डीजल पेट्रोल बिक्री, प्रवेश कर, शिक्षा कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, विज्ञापन कर, वाहनों पर कर, और बिक्री और व्यापार पर कर लगता है। ये है, ठीक है। अगला है भारत में वित्त आयोग। तो हम संविधान में जो संविधान और जो सीरीज देख रहे थे, संविधान का जो हमने देखा था उसमें पूरा हमने इसको डिटेल में देखा है। पहला कौन था, पहला कौन है, ये जो पूछता है, KC नियोगी हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1952 से 57 तक KC नियोगी थे। और लास्ट में कौन है अभी नया नया, तो अरविंद पनगड़िया बने हैं अगले 5 साल के लिए। अरविंद पनगड़िया 2023 में इनको बनाया गया 16वां वित्त आयोग का। तो ये 2 याद रखिएगा, ठीक है। कृषि की महत्वपूर्ण क्रांतियों को थोड़ा सा देख लेते हैं, देख रहे हैं तो इससे पहले इसको हम देख लिया है, ठीक है। विविध क्रांतियां हैं और प्राथमिक क्षेत्र हैं। तो हरित क्रांति खाद्यान्न के लिए, श्वेत क्रांति दुग्ध के लिए, पीली तिलहन के लिए, नीली मछली मत्स्य और समुद्री उत्पाद के लिए, रजत है अंडा के लिए, मुर्गी के लिए, लाल क्रांति जो है मांस टमाटर उत्पादन के लिए, रजत रेशा क्रांति जो है कपास उत्पादन के लिए है, ठीक है। और स्वर्ण रेशा क्रांति जूट के लिए, गोल्डन क्रांति फल और सब्जियों के उत्पादन के लिए, और धूसर क्रांति जो बार बार पूछता है, ग्रे क्रांति किसे कहते हैं, तो उर्वरक उत्पादन के लिए है। गोल क्रांति आलू के लिए है, आलू उत्पादन, और गुलाब क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन। अगला इसमें कृषि उत्पाद बोर्ड कौन कौन कहाँ कहाँ पे है, तो बोर्ड है, स्थापना वर्ष और मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय कॉफी बोर्ड है, 1942 में स्थापित हुआ था, बेंगलुरु कर्नाटक में है। भारतीय रबर बोर्ड का 1947 में कुट्टायम केरल में है। भारतीय चाय बोर्ड 1954 में स्थापना हुई, कोलकाता पंजाब में है। भारतीय तंबाकू बोर्ड 1976 में हुआ था, गुंटूर आंध्र प्रदेश में। भारतीय मसाला बोर्ड 1987 में हुआ था, कोच्चि केरल में। भारतीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड जो है 2009 में स्थापना हुई थी, दिल्ली में इसका है, ठीक है। तो मसाला का कोच्चि केरल में है, तो तंबाकू का गुंटूर आंध्र प्रदेश में,
भारतीय रबर का केरल में है कुट्टयम, और बेंगलुरु कर्नाटक में कॉफ़ी का है। ठीक है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड जो 2006 में स्थापना हुआ हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड जो है 2009 में कोलकाता पंजाब में है। ठीक है, ये है। प्रमुख समितियां और आयोग हैं जो कि बने थे, तो महालनोबिस समिति बनी थी आय वितरण आकलन के लिए 1960 में। खुसरो समिति पूछता है तो कृषि एवं ग्रामीण साख के लिए 1989 में बनी थी। कृषि एवं ग्रामीण साख के लिए खुसरो कमेटी थी। इन्हीं की सिफारिश पे कृषि में काफ़ी सुधार हुए थे। खुसरो कमेटी। दंतेवाला कमेटी बेरोजगारी अनुमान के लिए 1978 में। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध 1983 में बनी थी। गोईपोरिया समिति बैंकिंग सुधार के लिए 1990 में। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता के लिए 1993 में बनी थी। नरसिम्हन समिति वित्तीय सुधार के लिए 1991 में। राजा जे चलैया समिति कर सुधार के लिए 1991 में बनी थी। ठीक है। जानकी रमन समिति जो है प्रतिभूति घोटाला 1992। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार 1993। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1994। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्संरचना 1994 में बनी थी भंडारी समिति। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग के लिए 1995 में बनी थी। आबिद हुसैन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई वाला मामला जो है इसमें इसी संबंधित है एमएसएमई से। मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास के लिए 1995 में। महाजन समिति चीनी उद्योग 1997। एस तारापुर समिति रुपया के पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के लिए बनी थी। एस तारापुर समिति 1997 में। एस व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार 2000 में बनी थी। ठीक है। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी के लिए 2005 में। सच्चर समिति मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के लिए 2005 में बनी थी। सच्चर समिति इंपॉर्टेंट है। सच्चर समिति। श्री रंगराजन समिति बनी थी भुगतान संतुलन के लिए 1993 में भुगतान संतुलन के लिए बनी थी। डॉक्टर कीर्तियर एस पारिक समिति बनी थी। उसको कीर्तियर एस पारिक समिति बनी थी पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य प्रणाली पर सुझाव के लिए 2013 में बनी थी। ठीक है। तो डॉक्टर कीर्तियर एस पारिक समिति मूल्यांकन प्रणाली किसकी? पेट्रोलियम उत्पादन की 2013 में बनी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये पूरा इकोनॉमिक्स में जान से पूछता है आरओ में। यूपीपीसीएस में भी लगभग यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है। बीपीएससी में भी पूछ सकता है उद्योग वगैरह और ये सब समितियाँ वगैरह। ठीक है। तो ये पूरा है आरओ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।